नमस्कार, भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। दारियल शो बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर और पाकिस्तान को लेकर भी। इस वक्त की बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय तनाव, परमाणु धमकियों और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों से जुड़ी है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित के एक बयान ने दक्षिण एशिया में हलचल मचाई। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान भारत के शहरों दिल्ली और मुंबई को निशाना बना सकता है। इस बयान को लेकर भारत में भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी और गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाला बयान इसे बताया जा रहा है। इसी बीच मध्य पूर्व में ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष तेज हो चुका है। मिसाइल हमलों, ड्रोन अटैक और लगातार बढ़ती हिंसा ने वैश्विक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की चेतावनी, ईरान की जवाबी कार्रवाई और खाड़ी देशों की चिंता, ये सब मिलकर एक बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। तो क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या दक्षिण एशिया भी इसकी चपेट में आ सकता है? इसी पर चर्चा करेंगे। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। तो इनसे भी समझेंगे हम हर चीजों को। सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, हमें कीमती समय साझा करने के लिए। सर, पाकिस्तान से शुरुआत कर लेते हैं। इस बयानबाजी को आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि बयान तो थोड़ा पुराना हो गया, पर फिर भी ये बयान किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि इस तरह की बातें करना, क्या वाकई पाकिस्तान उस जगह स्टैंड करता है? अब ये मेरे ख्याल से वो बाकी भूल गए हैं, देखिए उनके नेता भूल गए हैं, तो अब ये उनके जो पुराने रहे हैं अधिकारी जो है वो शुरू हो चुके हैं। जी सर। देखिए इसका पहला मेरी प्रतिक्रिया ये है, सुनिए आप। कोट, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अनकोट। मैं यही कहूंगा कि वो मुंगेरी लाल हसीन सपने देख रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा तथ्य भी है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अटैक करता है तो उसने क्यों बोला कि वो अपना भारत के ऊपर अटैक करेगा, मुंबई और दूसरी जगहों पर? उसका रीजन ये है कि भारत का अमेरिका के साथ एग्रीमेंट्स है। एक बेका एग्रीमेंट है जो हमें लद्दाख में काम आ रहा है चाइना के अगेंस्ट। दूसरा है लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस का एग्रीमेंट, लिमोए बोलते हैं उसको। वो उसमें उसमें हमने बोला है कि अगर अमेरिका को चाहिए तो हम अपने डॉकिंग स्टेशन या एयरपोर्ट या फैसिलिटीज उनको देंगे फॉर लॉजिस्टिक पर्पसेस के लिए, और अमेरिका भी हमें अपनी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज देगा जहां कहीं भी दुनिया में हुआ। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कहते हैं कि भाई ये अमेरिका के लिए इस्तेमाल की चीज है तो हम अटैक करेंगे, तो उनका लॉजिक सही है। परंतु उनका जो जो एग्जीक्यूशन है वो उनका जो प्रपोजल है वो एक बिल्कुल ही बेकार प्रपोजल है। उनको ये समझ में नहीं आ रही कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कितनी मार खाई है हमसे, जिससे अभी भी वो रिकवर नहीं कर पा रहे। यहां तक कि उनके जो टेंडरिंग प्रोसेस था रिक्रिएशन का, वो भी नहीं हो पाया। अभी उन्होंने नई नई क्रिएशन करनी शुरू कर दी है अपने सारे मेजर एयरफोर्स बेसिस पे, या अपने जो टेररिस्ट बेसिस है जो हमने डिस्ट्रॉय किए थे। तो ऐसी स्थिति में जब हमने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर 2 इज ऑन, हमारी पूरी की पूरी भारतीय सुरक्षा एजेंसी जो है, मिलिट्री है, चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स कोई भी हो, अपना जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, अपना इकोनॉमिक स्टाफ है, इंडस वाटर ट्रीटी को जो मैनेज कर रहे हैं, वो सब के सब मौका ढूंढ रहे हैं कि अगर अमेरिका को पाकिस्तान ऐसी कोई बेदा हरकत करता है तो उसके जी। ऊपर हम फिर से एक बड़ा जबरदस्त प्रहार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये बात भी करना कि वो हमारे बेसिस के ऊपर अटैक करेंगे, तो मैं इसीलिए बोला कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। जी। सर, ये एक चीज को, जैसे पाकिस्तान ने जिक्र किया, अमेरिका और इसराइल अगर पाकिस्तान पर अटैक करते हैं तो वो फिर ये कदम उठाएगा कि पाकिस्तान और इसराइल तक तो वो पहुंच नहीं सकता, तो वो इसलिए भारत रुक करेगा। पर एक चीज को ये भी समझे कि पाकिस्तान पर अटैक ये क्यों करेंगे? अमेरिका और इसराइल क्यों करेंगे? किस वजह से? क्या ये खौफ है पाकिस्तान के अंदर कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान को निशाना बनाया, वेनेजुला को निशाना बनाया, सिर्फ अपने मतलब के लिए, तो पाकिस्तान भी हो सकता है कहीं ना कहीं उस पर अटैक हो? देखिए, फिर मैंने आपको ये बोला ना, उनका जो तर्क है तर्क जायज है, पर एग्जीक्यूशन बेकार है। वो बहुत ही घटिया दर्जे की है और उसमें कोई सेंस नहीं है। तर्क उसका ये है कि पाकिस्तान टूटने की कगार पे है। और अब्दुल बासित जो है, मेरा उनसे पर्सनल संबंध रहा है किसी जमाने में, तो मैं जानता हूँ वो इंटेलेक्चुअल है, उसको मालूम है कि आगे पाकिस्तान के लिए क्या आ रहा है। इतनी गंदी जो उनकी इकोनॉमिक हालत है, लोग उनके अगेंस्ट हो रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल निकलने की अर्ज पे है। बलोचिस्तान आर्मी बलोचिस्तान को अलग कर रही है। सिंधी इनके साथ रहना नहीं चाहते। और पंजाब के भीतर में तहरीके लबाब ने इनकी नाक में धुआं करके रखा हुआ है। तो पंजाबी भी सेफ नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी में जो हमने सस्पेंशन करी है, अभी यूएन में हमने बड़ा क्लियरली बोला है कि हम इसको सस्पेंशन में ही रखेंगे। तो वो उनका जो पैदावार के ऊपर ऑलरेडी असर पड़ रहा है,
और जो मुल्ला मुनीर का जो प्रोजेक्ट था चोलिस्तान का, वो भी किस वक्त खटाई में पड़ गया हुआ है, हालांकि वो उसकी ऑपोजिशन सिंध से भी आनी थी। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन इस वक्त स्वाभाविक है और इट इज सूनर देन द लेटर। तो ऐसी स्थिति में अगर होगा तो अमेरिका को पाकिस्तान में वही करना पड़ेगा जो वेनेजुएला में किया उन्होंने, टू सेव द न्यूक्लियर आर्सेनल। क्योंकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान कह रहा है हमारे हैं, वो वास्तव में बने बनाए हैं चाइना की मदद से, और पैसा दिया है शायद सऊदी अरेबिया ने, और कंट्रोल उनको करता है अमेरिका। तो वो चाहे अगर पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होता है और वहां पे गैर अपना एंटी टेररिस्ट एलिमेंट्स उसको टेक ओवर कर लेते हैं, अगर उनके हाथ में ये न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ जाएंगे तो बहुत ही गड़बड़ होगी। ऐसी स्थिति में उनको पाकिस्तान के ऊपर एक किस्म का लिमिटेड ऑपरेशन करना पड़ेगा टू सेव द न्यूक्लियर बॉम्ब। फर्स्टली इनको सिक्योर करना पड़ेगा और शायद उसके बाद हो सकता है यहाँ से रीलोकेट भी करना पड़ेगा किसी और जगह पे। तो उनका तर्क सही है, परंतु तो उसके बाद की जो एग्जीक्यूशन है वो सारी गड़बड़ है जी। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं मिडल ईस्ट की भी, और मिडल ईस्ट को भी समझते हैं। सर, मिडल ईस्ट में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दे दी है कि 48 घंटे के अल्टीमेटम दिया है हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, तो मतलब इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? और एक तरफ चेतावनी देते हैं और दूसरे कहते हैं कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के कार्य के ऊपर मेरी प्रतिक्रिया है कि मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। वो अपने आप को एक दुनिया का एक दादागिरी वाला एक एग्जाम्पल पेश कर रहा है कि अमेरिका इज द सोल सुपर कॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो हम बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं करते, ना ही उसको हम मानते हैं, ना ही उसको हम सपोर्ट करते हैं। अभी ये जो उसने धमकी दी है कि 48 घंटे के अंदर खोल दीजिए, पहले देखिए, मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कहाँ है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑलरेडी जहाज जो है चाइना के लिए जा रहे हैं, भारत के लिए जा रहे हैं और बाकी देशों के लिए जा रहे हैं, और सिर्फ और साथ में जो इवन ईरानियन शिप्स हैं जो क्रूड ऑयल कैरी कर रहे हैं, अमेरिका ने उनको भी 30 डेज की परमिशन दे दी है। तो फिर कहां बंद है? बंद किस लिए है? सिर्फ अमेरिका और उसके एलाइज के लिए, उनको वो वहां से निकलने नहीं देंगे। अभी थोड़ी देर के लिए अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ज्योग्राफी देखें तो आपको पता चलेगा जो इसका मैक्सिमम विड्थ है वो है 39 किलोमीटर, अराउंड 20 नॉट्स। उसके अलावा अब इसकी जो लेंथ ट्रेवल करनी पड़ती है इस हॉर्मुज के बीच में, वो बनती है करीबन 80 to 100 किलोमीटर, जिसको एक शिप अगर निकलने की कोशिश करे तो उसको कम से कम 4 या 5 घंटे मिनिमम लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं। अब ये 4 या 5 घंटे का टाइम है, ये एक ऑपरेशनल विंडो है ईरान के पास अटैक करने के लिए। अगर मान लो उन्होंने अपना नेवल एस्कॉर्ट दिया है, अपना एयर एस्कॉर्ट दिया है, और वो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो ईरान के मान लो 100 ड्रोन्स को या 100 मिसाइल्स को एक एट ए टाइम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो अपने शिप को बचा सकते हैं। मान लो ईरान ने स्वॉर्म ड्रोन किया, स्वॉर्म अटैक किया 101 के साथ, तो वो एक वेपन, चाहे वो ड्रोन है या मिसाइल है, वो जाके हिट करेगी उस ऑयल टैंकर को। ये टैंकर, ऑयल टैंकर की बात कर रहा हूं। ऑयल टैंकर में पहली बात तो आग लगेगी, आग लगेगी तो ये आग जो है बुझाने के लिए इसको दिन नहीं हफ्तों लगेंगे, हफ्तों तो वो स्ट्रेट बिल्कुल बंद रहेगी। और अगर वो टैंकर डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो इसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत ही कम डेप्थ का है, तो वो एक किस्म की एक ब्लॉकेज हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर 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 अमेरिका उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, अगर प्रोटेक्शन करने की कोशिश करेगा, तो वो डेलिबरेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे उसको ब्लॉक करने के। वो ईरान डेलिबरेटली नहीं करेगा, इंसिडेंटली ब्लॉक हो जाएगी। तो ये जो स्थिति उन्होंने बोली है, जो ईरान की जो इस वक्त भौगोलिक स्थिति है, वहां पे उनका कशीब आइलैंड है, लारकाना आइलैंड है, थुब आइलैंड्स हैं, तो ये जो जगह है वहां से एट ए टाइम ओनली 1 या 2 शिप ही गुजर सकते हैं, इससे ज्यादा की वहां पे कैपेसिटी नहीं है। और ऐसी और ईरान ने ऑलरेडी बोला है कि कल को अमेरिका चला भी जाता है तो हम यहाँ पे टोल वसूलेंगे, अपना टोल लेंगे, या जिसको परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में ये दुनिया के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज हो गई हुई है। अब यहाँ पॉजिटिव डेवलपमेंट ये आती है कि ऑल अलोंग ट्रंप ने जब बोला वेस्टर्न कंट्रीज को कि आप आइए हमारी मदद करिए, तो वो उसमें लॉजिक था। लॉजिक ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो तेल है वो दुनिया भर के लिए जाता है, अमेरिका उससे अफेक्टेड नहीं है, तो अमेरिका क्यों लड़े उसके, वहां पे अपना पैसा क्यों खर्चे? तो वहां पे साफ मना कर दिया गया। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन वगैरह कंट्रीज ने, उनको फ्रांस ने मना कर दिया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। परंतु ये सिर्फ स्टेटमेंट थी। हमने देखा फ्रांस का जो कैरियर है वो भी आ रहा है,
ब्रिटेन का कैरियर है वो भी आ रहा है। आज ब्रिटेन की उनकी जो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी दिखाई दे गई है। और साथ में आज 20 कंट्रीज की ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आ गई है। अब ये 20 कंट्रीज कौन है? जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने हम बोला था हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, या उसके साथ में यूरोपियन कंट्रीज जो जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, फिर बाल्टिक कंट्रीज, और उसके साथ में ओल्ड वार्सा पैक्ट कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि 20 कंट्रीज ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में बड़ा क्लियर किया है कि इसको खुला रखना है। और इसके लिए जो बन पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑप्स के लिए जो भी उनको ओपन रखने के लिए जो बन पड़ेगा, हम मदद देंगे। मतलब कि अल्टीमेटली जब पता लग रहा है कि आपके ऊपर, दुनिया भर के ऊपर संकट आने वाला है, तो ये सारे के सारे कंट्रीज आगे हैं। ऐसी स्थिति में ईरान कितनी देर लास्ट करेगा? ईरान कितनी देर निकलेगा यहां से? ईरान कितनी देर अपने जखीरों के ऊपर डिपेंड करेगा? कितनी देर उनकी जो मिसाइल फैक्ट्रीज हैं वो आज भी डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। जो ईरान की जो वेस्टर्न बाउंड्री है, जो अपनी स्टेट ऑफ हॉर्मोज के साथ उनकी जो कोस्ट है, उसके ऊपर जो रॉकी माउंटेन्स है उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ईरान को समझना चाहिए इस वक्त कि डिप्लोमेसी की जो बैक चैनल है, जो अमेरिकन की तरफ से विटकॉफ और ईरानियन की तरफ से राक्ची के बीच में चली हुई है, और जो भारत के प्रधानमंत्री उनको बार बार बोल रहे हैं, सबको एडवाइस कर रहे हैं कि देखिए टेबल पे आ जाइए, इसलिए ईरान को आ जाना चाहिए। अगर ईरान पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेगा तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी, और ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, ये होल वर्ल्ड वर्सेस ईरान, अकेला कंट्री जिसकी जो इस वक्त कोई कुव्वत बची नहीं है, लीडरशिप नहीं बची है, कोई कुव्वत नहीं बची है। और वहां पे अगर और लोगों को, मुस्तफा को भी मार दिया जाता है, या इनकी जो मोज़ेक, जो उनकी डिसेंट्रलाइज कमांड है, उसको भी खत्म कर दिया जाता है, जो अमेरिका करेगा, और उनके सारे पोर्ट्स को कैप्चर कर लेगा, खरग आइलैंड को कैप्चर कर लेगा, बस्तान आइलैंड को कैप्चर कर लेगा, कसीम आइलैंड करेगा, कैस्पियन सी में इनको कैप्चर कर लेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये विद इन ईरान जो उनके बड़े सारे गुट हैं, जैसे उनके कर्ड्स हैं, जो ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ वेस्ट में, वहां पे साथ में अजाराज हैं, साथ में कर्डिस्तान है, साथ में बलोचिस्तान है, फिर विद इन ईरान जो लोग हैं, एंटी रेजीम है, प्रो रेजीम है। तो ये सारे गुट जो है एक आतंकवादी संगठन है, ये एक किस्म की सिविल वॉर में आ जाएंगे, जैसे सीरिया या लीबिया में हमने देखा। तो ईरान को ये उस स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए, और क्योंकि वो विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा वो स्थिति, क्योंकि अगर ये आतंकवादी लोगों के हाथ में वो 430 किलो यूरेनियम जो एनरिच्ड है वो पड़ गया, या फिर उसने किसी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे फिर से कब्जा जमाने की कोशिश की, या उसकी इंटरफेरेंस की, इंटरडिक्शन की, छुटपुट घटनाएं होती रही, अटैक्स होते रहे ऑयल टैंकर्स के ऊपर, तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। जी ठीक है सर, एक चीज और समझेंगे आपसे कि ये खतरा तो बनता हुआ नजर आ ही रहा है पूरे विश्व के लिए, पर इन सब के बीच में अगर सऊदी की बात की जाए, मिडिल ईस्ट के देशों की बात की जाए, लगातार निशाना बनाया गया, और अब जो है अभी भी वो चीज चल रही है। पर साउथ ने भी साफ कहा था कि अगर ये चीजें ऐसी होती रही, इस तरह अटैक्स होते रहे, तो हमें भी मजबूरन कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। क्या लगता है वाकई में जो है ये मिडिल ईस्ट के देश जो है ये ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? देखिए, ये मिडिल ईस्ट के जो वो कंट्रीज हैं, गल्फ जीसीसी कंट्रीज हैं, जिन्होंने ईरान की बड़ी सहायता की है। जी सर, तभी फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, जी बट जी सर, तभी मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये मतलब कि पॉसिबल है कि ये खड़े होंगे खिलाफ। आपको यही बता रहा हूं कि जी सर। जीसीसी कंट्रीज ने ईरान की बड़ी मदद की है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करी है, कतर ने भी हेल्प करी है। इनफैक्ट कतर और ईरान की जो ऑयल फील्ड है, जिसको हम साउथ पास ऑयल फील्ड बोल रहे हैं, पर्शियन गल्फ के अंदर, एक साइड ईरान यूज करता है, एक साइड कतर यूज करता है, कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में ईरान की ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी, जब शुरू में उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी के असैसिनेशन के बाद जो उन्होंने इमोशनल अटैक्स किए, वो इनको नहीं करने चाहिए थे। इन्होंने गल्फ देशों को अपना दोस्त बना लिया है। आज सऊदी अरेबिया भी तैयारी कर रहा है, यूएई भी तैयारी कर रहा है, कतर भी तैयारी कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया जाए। वो रशिया को, अमेरिका को बोल रहे हैं कि हमें परमिशन दीजिए, हमें इंटीग्रेट कीजिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी ईरानियन समझ नहीं रहे। आज की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट, जब ट्रंप ने बोला कि 48 घंटे का समय है, तो उन्होंने दे दी कि यदि आपने हमारे क्रिटिकल एसेट्स के ऊपर, पावर एनर्जी एसेट्स के ऊपर अटैक किया, तो हम आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स, आपके पावर प्लांट्स सारे के सारे गल्फ में अटैक कर देंगे। इसका मतलब अब जो गल्फ कंट्रीज हैं
वो ईरान के साथ जाने की किसी भी सूरत में तैयार नहीं है, कोई इनका ब्रिज बनता नजर नहीं आ रहा। तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो जो मैं बोलता हूं, उनके पाँव, उन्होंने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, उन्होंने कुल्हाड़ी पे पाँव मारा, अपना पाँव मारा है। तो ये बात उनको समझनी चाहिए। तो ये एक और, यानी कि विश्व युद्ध तो नहीं कहूंगा मैं, बट एक घातक सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 20% ऑफ ऑयल नीड्स जो है वो विश्व की यहाँ से आती हैं। और अगर ये बंद हो जाता है, यहाँ की सारी फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उसको बचाया जाए। जब उन्होंने खरग आइलैंड पर अटैक किया तो ऑयल इंस्टॉलेशन को टच नहीं किया, और जब इसराइलियों ने भी साउथ पार्क आइलैंड पर अटैक किया तो उन्होंने उनको उनको इनफैक्ट एडमॉनिश किया कि आप नहीं करेंगे, परंतु फिर भी थोड़ा अटैक, काउंटर अटैक्स चलते रहे। तो अमेरिका की तरफ से कोशिश यही है कि इनको बचाया जाए फॉर द पोस्टीरियर यूज ऑफ द ह्यूमैनिटी आफ्टर द वॉर इज ओवर। जी सर, अमेरिका के पास क्या कोई ठोस रणनीति है इस जंग को रोकने की? क्या वो चाहता भी है इस जंग को रोकना या नहीं? क्योंकि हर समय उनके बयान जो है वो बदलते हुए नजर आते हैं। देखिए, जो बयान बदलते हैं वो ट्रंप के बयान बदलते हैं। जी सर। वो आप जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो सुबह मॉर्निंग में हर रोज ब्रीफिंग होती है, आईआरजीसी की तरफ से भी उनके एक मेजर जनरल आते हैं, और अपना सेंट्रल कमांड की तरफ से या फिफ्थ फ्लीट की तरफ से भी एक सीनियर ऑफिसर आते हैं। वो एक्चुअली बताते हैं क्या सिचुएशन है। अभी सिचुएशन इस वक्त ये है, ट्रंप इसको खत्म करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु जो ईरान की तरफ से शर्तें हैं वो बहुत ही स्टीप हैं। कहते हैं 30 डेज में आप सारे के सारे गल्फ कंट्रीज में अपने बेसिस को इवैक्यूएट करें। अमेरिका कभी नहीं करेगा, और वो भी ईरान के कहने पे इस समय। दूसरा, $500 बिलियन की रेपरेशन दीजिए, नॉनसेंस, अमेरिका कभी नहीं मांगेगा। परंतु अगर वो अपनी शर्तों को मनवाएं, और उधर से अमेरिका भी कहता है कि अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, जो ईरान नहीं मानेगा। अगर यहाँ मेलो डाउन हो, यहाँ अगर ईरानियंस जो हो थोड़ा समझ से काम लें, क्योंकि ईरानियंस यूक्रेनियंस नहीं है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की नहीं है, जो किसी दूसरे बाहर के कंट्रीज की शय की वजह से अपने कंट्री को बर्बाद करवा लिया। यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि ये एक पर्शियन एम्पायर जो है, एक हेरिटेज, एक कौम है, नस्ल है, इनको समझ में आनी चाहिए कि इनको चाहिए कि एक वो अमेरिका के सामने जो उनकी आराक्ची विटकॉफ की जो पिछले बैकडोर डिप्लोमेसी है वह बताएं, शर्तें रखें कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे जो अमेरिका चाहता है, परंतु आप हमें सिविलियन न्यूक्लियर यूज के लिए पूरी फैसिलिटीज मुहैया कराइए, चाहे वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की पूरी निगरानी में ही क्यों ना हो। हम मिसाइल प्रोग्राम को उतना ही बनाएंगे जितना हमें सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरत है। हम किसी भी हुती, हिजबुल्ला और हमास को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आईआरजीसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। बदले में आप हमें हमारी जितनी भी सैंक्शंस आपने लगाई हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन, पॉलिटिकल सैंक्शन, डिप्लोमेटिक सैंक्शन सिंस 1979, सबको हटा दीजिए। और उसके बाद वो ये कह सकते हैं कि जो अब्राहम अकॉर्ड ऑफ वेस्ट एशिया में कर रहे हैं, जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनको मालूम है कि तेल खत्म होने वाला है एक दिन, इंसेंटली नहीं चलेगा। तो उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट करना शुरू किया है, अमेरिका और यूरोपियन या दूसरे देशों के साथ। उसी तरह से वो अब्राहम अकॉर्ड में उनको ले रहे हैं, उसी तरह से उनको ये बोलेंगे हमको भी उसमें लो, हमें भी वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जो बड़ी जो रूल बेस्ड कंपनीज है यूनाइटेड नेशंस की, हमें भी वहां इंटीग्रेट करिए फुली और सपोर्ट करिए। और यहाँ पे अगर उनकी रिकंस्ट्रक्शन पे $1 ट्रिलियन का खर्चा भी आता है ना, तो अमेरिका हंस के देगा। परंतु अगर आप डंडे की नोक पे दादागिरी से $500 बिलियन मांगोगे, तो वो आपको पैसे नहीं देगा, बल्कि आपकी और बॉम्बिंग करेगा। इसलिए इसका तरीका यही है कि इनको, ईरान को समझाया जाए और बाकी गल्फ दूसरे कंट्रीज को भी बताया जाए। अब ये जो 20 कंट्रीज इकट्ठे आए हैं, ये मिलिट्री है, और साथ में आपने पूछा कि उनके पास कोई डेफिनेट प्लान है। प्लान तो पहले दिन से मैं बता रहा हूं कि ऑलरेडी 2,500 से ज्यादा मरीन कमांडो आ चुके हैं, 9,000 स्पेशल फोर्सेस के जो ट्रूप्स हैं वो ऑलरेडी इन पोजीशन है। हालांकि ट्रंप बोल रहे हैं कि वी विल नॉट पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, क्योंकि वो सुसाइडल होगा, घातक होगा, परंतु ये स्पेशलाइज्ड फोर्सेस या मरीन कमांडो जो स्पेशलाइज होते हैं, ये वो 9,000 वो 2,500 ये आके उनके पोर्ट्स को कैप्चर करेंगे, उनकी जो लाइफ लाइन है, उनकी जो इकोनॉमी है, उसको स्ट्रैंगुलेट करेंगे विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम। और ये, और उसके साथ में अलाउ करेंगे अपने जितने भी नॉर्मल ट्रेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो ये प्लान है, मिलिट्री प्लान। इसलिए मैंने बोला मिलिट्री को और जो पॉलिटिकल बयानबाजी है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बयान है, उनको अलग अलग रखिए। तो अगर उनको अलग रखेंगे तो आपको पता चलेगा मिलिट्री प्लान एग्जिस्ट,
अगर वहां प्लान है, आज उन्होंने जो रॉकी माउंटेन्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्टर्न साइड कोस्ट के ऊपर, उनकी बमबारी करके वहां एक मिसाइल जो फैसिलिटी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया टोटली। और वो अगर वहां पे अगले कसीब आइलैंड और टुंब आइलैंड और लकरा आइलैंड इनको भी कब्जा कर लें, मुस्तांग आइलैंड को भी कब्जा कर लें, तो मोर और लेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री हो जाती है। परंतु मैंने आपको ये पहले भी शुरू में बताया कि फ्री तो हो जाएगी, कैप्चर हो जाएगा, पर दूर से जो मिसाइल अटैक होगा, जो स्वॉर्म अटैक होगा, उसको रोकना एक चैलेंज होगा। पर उसके लिए भी आई थिंक मिलिट्री वाले, आर्मी वाले, जो एयरफोर्स नेवी वाले जो बैठ के प्लानर्स होते हैं, दे विल मेक श्योर दैट उसको भी कंटेन करने के और तरीके ढूंढेंगे। तो इसलिए ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, प्लान है, होगा, शायद अभी हमें दिखाया नहीं गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उधर प्रोफेशनल दे नो हाउ टू डू इट, बट उनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ पे जो ये सेंसिटिविटी है बॉडी बैग्स की, अगर वो 15,000 बॉडी बैग्स अमेरिका में वापस पहुंचते हैं तो अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और ट्रंप डेफिनेटली मिड टर्म इलेक्शन हारेंगे और उसके बाद उनकी इंपीचमेंट भी हो सकती है। तो ये खतरे उनके ऊपर मंडरा रहे हैं, और अमेरिकन पॉपुलेशन जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट होती जा रही है। उनकी जो पॉपुलैरिटी है ऑलरेडी 39% से भी नीचे जा रही है। तो इस चीजों को करने के लिए वो जल्दी से जल्दी युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, पर देखते हैं हाउ दे डू इट। जी सर, आने वाले 48 घंटे जैसा से कहा गया ट्रंप द्वारा, तो वो किस तरह से हो सकते हैं, किस तरह के वहां पे अटैक्स हो सकते हैं, और उसका जो जवाब दिया गया ईरान ने टिट फॉर टैट का, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में हमने वॉच करना है कि ईरान टेबल पे आता है कि नहीं। मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा घुटने टेकना, क्योंकि ईरान की जो कैरेक्टर है, जो उनकी इंटीग्रिटी है, वो घुटने नहीं टेकेंगे, बट टेबल पे आ सकते हैं। और मैंने आपको एक छोटा सा लाइकली प्लान जो मेरे आंकलन से मैंने बनाया, वो आपके सामने रखा। तो अगर वो 48 घंटे में टेबल पे आ जाते हैं, वेल एंड गुड। नहीं आते हैं तो जो मैंने आपको बोला कि 9,000 स्पेशलाइज्ड फोर्सेस, 2,500 मरीन कमांडोज, 11 पोर्ट्स आइडेंटिफाइड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर सारे के सारे आइलैंड आइडेंटिफाइड, और उनके जो मिसाइल साइट्स मोर और लेस आइडेंटिफाइड, सब तैयार हैं, सब पे घातक हमला होगा। तो इसमें ईरान भी थोड़ा रिटेलिएट करेगा, जैसे उन्होंने धमकी तो जरूर दी है। मेरे ख्याल में अगर वो 100% नहीं तो कम से कम 50%, 30%, 40% रिटेलिएशन करेंगे। और उन्होंने बोला हम रिटेलिएशन करेंगे डीसैलिनेशन प्लांट्स पे, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ऐसे न्यूक्लियर साइट्स पे। तो वो अगर अमेरिकन जो होंगे, जो उनकी एयर डिफेंसेज होंगी, वो भी अपनी पूरी तैयारी करके बैठी होंगी कि अगर ईरान ऐसा करता है तो उसका जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज किया जाए। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ से अपनी जो तैयारी है वो पूरी होगी। अब देखना ये है कि कौन सक्सीड करता है, या क्या नया मोड़ आता है घटनाक्रम में, क्या होता है, हाउ डज इट फैन आउट, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो हमें इंतजार करना पड़ेगा 48 आवर्स के बाद कि कैसे लड़ाई तेज होती है या बंद होती है। दोनों ही संभावनाएं बराबर बराबर की हैं। बहुत बहुत ज्यादा तेज भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है। सर, एक आखिरी सवाल, भारत की इसमें भूमिका क्या रहने वाली है आने वाले समय के अंदर? अहम भूमिका रहेगी या नहीं? भारत की भूमिका एक बहुत अहम है, और भारत के पास गोल्डन चांस है। अब मुझे ये पता नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी या जयशंकर साहब, उनको भी ये मालूम है कि गोल्डन चांस है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर दोनों पार्टियां आपका समर्थन करती हैं, दोनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, दोनों के साथ आपका कम्युनिकेशन है, आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाई है, दोनों के साथ बराबर रखा है, दोनों को बोला है कि भाई युद्ध बंद करिए। और अभी दुनिया में पहले फ्रांस ने बोला, फिर उसके बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने बोला, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने बोला, ब्रिक कंट्रीज ने बोला, और आज आई थिंक आज या कल सुबह रशियन ने भी बोला कि भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो दोनों के साथ इक्वल के साथ चल रहा है। और यही कन्विंस कर सकते हैं ईरान को और अमेरिका को कि आप टेबल पे आइए, अपनी अपनी जो आपने हार्डन स्टैंड रखे हैं, अपनी नहीं मनवाने वाली शर्तें रखी हुई हैं। अमेरिका बोलता है अनकंडीशनल सरेंडर, वो बोलते हैं कि हमें ये चीजें दे दो जो मान रहे हैं, जो मांग रहे हैं, रेपरेशन मांग रहे हैं, या 30 डेज में क्लियर करिए। तो वो सब चीजें छोड़ के आप रियलिस्टिक तरीके से आइए। जो मैंने सुझाव मैंने रखा है आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने, वो एक पॉसिबल सुझाव हो सकता है ईरान की तरफ से, जो मेरे ख्याल में अमेरिका को मानने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि पूरी वर्ल्ड ईरान के साथ आ जाएगी अगर वो उस रोड पे चलते हैं और अपने वो जो रेडिकलाइज जो अपने वो छोड़ करके एक मॉडरेट डेमोक्रेटिक रेजीम की तरफ आते हैं ईरानियंस। तो आई एम श्योर वर्ल्ड विल वेलकम देम, और ये सारी की सारी जो संकट इस वक्त आया हुआ है ये एकदम टल जाएगा। हालांकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स चलेंगे, उनको खत्म होने में कुछ साल लगेंगे, कुछ महीने, दिन महीने नहीं, साल लगेंगे,
तब तक ये एटलीस्ट ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने अपना कीमती समय हमें साझा किया हमारे साथ, और बहुत अहम बातें आपने रखी हैं जो कि आने वाले समय के अंदर शायद कहीं ना कहीं सही साबित हो सकती है, क्योंकि 48 घंटे अगले बहुत ही पेचीदा होने वाले हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साफ है कि एक बयान ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है, जहां एक तरफ मध्य पूर्व में जंग के हालात हैं, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण एशिया में भी तनाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है। भारत सतर्क है, सक्षम है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यही है, क्या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है या कूटनीतिक इसे रोक पाएगी? फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। The reason I chose SP Smart School is because it prepared me for my boards examination as well as for my competitive examinations. The previous year results have been a testament of this statement. With over 18 positions, 700 distinctions and the UT topper being from our school is our huge pride. The results of the competitive examinations have also been commendable. The students who are not a part of SP Smart School program have no idea what they are missing out on. Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector. Building leaders in finance and business. Shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.